Hello everybody, this is our second lecture on the course Problematic Soil and Their Management। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड लैंड सूटेबिलिटी क्लासिफिकेशन। सेकंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में कौन कौन से सॉइल आते हैं, सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल और सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। तो हम तीनों को डिटेल में देखने वाले हैं और इसी लेक्चर में लास्ट में हम तीनों को टेबुलर फॉर्म में रिवाइज भी करेंगे। सो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल होता क्या है? तो ऐसा सॉइल जिसमें डिज़ोल्व्ड मिनरल सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो उनके प्रोफाइल में और यह एडवर्सली अफेक्ट करे, एडवर्सली अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऐसे सॉइल जिसमें डिज़ोल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो उनके प्रोफाइल में और उन डिज़ोल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन एडवर्सली अफेक्ट हो यानी नेगेटिवली अफेक्टेड हो, उसको हम बोलेंगे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल तीन तरह के हैं, सैलाइन, एल्कलाइन और दोनों का मिक्सचर सैलाइन एल्कलाइन। सो हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे सैलाइन फॉर्मेशन कि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें हम 7 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। Weathering of rocks and minerals. To take the full advantage of this lecture, use your pen and copy to write it in your copy. अगर आप इसको साथ के साथ लिखते चलेंगे तो आपको रिवाइज करने के लिए भी वो एक बहुत अच्छा नोट्स रेडी हो जाएगा और साथ में लिखेंगे तो जल्दी याद भी होगा। पहला पॉइंट क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो वेदरिंग होता है रॉक्स एंड मिनरल्स का, तो उनके वेदरिंग के होने की वजह से वो सॉइल के अपर सरफेस पे आ जाते हैं। अपर सरफेस पे जो मिनरल्स आते हैं तो मिनरल के साथ नीचे में ये सॉइल के नीचे वेदरिंग हुआ तो ये अपर सरफेस पे आए। अपर सरफेस पे क्या क्या है? वाटर प्लस मिनरल। तो वाटर तो इवेपोरेट हो गया बट मिनरल बच गया, तो मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट होगा फॉर्मेशन का, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में फॉर्मेशन होता है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। अब इसको समझते हैं। रेनफॉल कम होगा, रेनफॉल कम होगा तो जो भी सॉल्ट होगा सरफेस पे वो फ्लो नहीं हो पाएगा वाटर के साथ, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। यानी कि ये सॉइल है, यहाँ पे सॉल्ट है ज़्यादा, अगर रेनफॉल होता तो ये वाटर फ्लो के साथ कहीं दूर चले जाते, सॉल्ट कंटेंट कम हो जाता सॉइल में। बट रेनफॉल अगर नहीं होता है तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, थोड़ा बहुत जो भी वाटर होता है, और इस वजह से मिनरल कंटेंट बढ़ने लगता है, तो ये भी एक कॉज हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड है बेसिक फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन। बेसिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे। बेसिक फर्टिलाइज़र का एग्जांपल हो गया सोडियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग। सोडियम नाइट्रेट अगर हम ज़्यादा डाल रहे हैं यह भी सॉल्ट को, सॉइल को सॉल्ट अफेक्टेड बना देगा। फोर्थ पॉइंट अपना हो जाएगा सॉल्टी ग्राउंड वाटर। सॉल्टी ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर अगर सॉल्टी होगा तो वहीं नीचे से सॉल्ट को वो लेके आएगा सरफेस पे, बट सरफेस पे आने के बाद पानी के साथ सॉल्ट आया है बट इवापोरेट तो सिर्फ पानी ही होगा, तो फिर से सॉइल के सरफेस पे सॉल्ट बढ़ जाएगा, तो ये भी एक कॉज हो जाता है। फिर एक कॉज हो जाएगा पुअर इरिगेशन वाटर। पुअर इरिगेशन वाटर, जो इरिगेशन वाटर हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो उस वजह से भी सॉइल सॉल्ट अफेक्टेड हो जाएगा। या फिर एक रीज़न हो जाएगा सॉल्ट ब्लोन बाय विंड। सॉल्ट ब्लोन बाय विंड, विंड फ्लो से कहीं और का सॉल्ट उड़ के आ जाए, सॉल्टेशन सस्पेंशन किसी भी मीडियम से अगर सॉल्ट उड़ के आ जाते हैं तो पर्टिकुलर रीजन का मान लो यहाँ सॉल्ट ज़्यादा है बट ये कल्टिवेबल लैंड नहीं है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अपना फील्ड है, कल्टिवेबल लैंड है, तो अगर यहाँ से सॉल्ट ब्लो होकर इधर आ जाता है तो यहाँ का जो सॉइल था इसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल बना देगा। ये सब तो फॉर्मेशन का बात हो गया। अब हम इंडिविजुअल तीनों को अलग अलग देखेंगे। 1954 में यूएस सैलिनिटी लैब ने सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को 3 ग्रुप में बांटा था। पहला ग्रुप था सैलाइन सॉइल, दूसरा था एल्कलाइन सॉइल और तीसरा था सैलाइन एल्कलाइन सॉइल।
और एक और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का ग्रुप होता है डिग्रेडेड अल्कली सॉइल। डिग्रेडेड अल्कली सॉइल, बट यह डिग्रेडेड अल्कली सॉइल यूएस सैलिनिटी लैब ने नहीं दिया था। यूएस सैलिनिटी लैब के क्लासिफिकेशन में सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल 3 ही तरह के थे, सैलाइन, एल्कलाइन एंड सैलाइन एल्कलाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम लास्ट में डिग्रेडेड अल्कली सॉइल को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सैलाइन सॉइल से। हम तीनों सॉइल को इंडिविजुअली देखें या फिर एक ही टेबुलर फॉर्म में तीनों के सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लें, तो टेबुलर फॉर्म वाले में टाइम भी कम लगेगा और इजीली हम सब कुछ याद भी कर पाएंगे। सो हम टेबल बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं, इसी एक टेबल से हमारा सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया सैलाइन, ये सोडिक जिसको हम एल्कलाइन सॉइल भी बोलते हैं। ये हो गया तीसरा सैलाइन एल्कलाइन सॉइल या फिर सैलाइन सोडिक सॉइल। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सो यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस टेबल। सबसे पहले हम सॉल्ट कंटेंट की बात करते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं क्लोराइड और सल्फेट के, और कुछ क्वांटिटी में नाइट्रेट भी होते हैं, किसके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के। क्लोराइड और सल्फेट होते हैं मेनली, कुछ लिटिल अमाउंट में नाइट्रेट भी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के। सोडिक या फिर एल्कली सॉइल में एब्सेंस होता है किसका, सॉल्युबल साल्ट्स का, और प्रेजेंस किसका होता है, सोडियम का। सोडिक सॉइल नाम से ही पता चल रहा है सोडियम ज़्यादा होगा। और सैलाइन एल्कलाइन सॉइल में दोनों प्रेजेंट होता है, बोथ सॉल्युबल सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है और सोडियम भी प्रेजेंट होता है। और नाम से भी इसके वहीं पता चल रहा है कि इसमें सैलाइन वाले भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, यानी सैलाइन वाले भी सॉल्ट्स होंगे, और एल्कलाइन यानी कि सोडिक वाले सॉल्ट्स भी होंगे। तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बिल्कुल याद हो गया। मेन एक्सचेंजेबल आयन कौन सा होता है, सैलाइन में कैल्शियम होता है, सोडिक में सोडियम ज़्यादा है तो वहीं होगा, और इसमें दोनों ही होता है, तो ऐसा कुछ मेन वाला बात इसमें नहीं आता है। और इसके लिए सैलाइन सॉइल के लिए एक रसियन टर्म यूज किया जाता है सोलंचक, और सोडिक या फिर एल्कली सॉइल के लिए सोलेंज बोला जाता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेमेस्टर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। रसियन टर्म है दोनों, सैलाइन के लिए सोलंचक और सोडिक सॉइल के लिए सोलेंज। कलर सैलाइन सॉइल का वाइट होता है, सोडिक या फिर एल्कली सॉइल का कलर ब्लैक होता है, सोडिक का ब्लैक, सैलाइन का वाइट। पीएच की अगर बात करें तो इसका 8.5 से कम होता है, यानी कि 7.5 to 8.5 के बीच होता है सैलाइन सॉइल का पीएच। सोडिक सॉइल का पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है, और सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का भी 8.5 से कम ही होता है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP 15 से कम होता है सैलाइन सॉइल का, सोडिक सॉइल का 15 से ज़्यादा होता है, और सैलाइन एल्कलाइन का 15 से ज़्यादा होता है। ESP होता है क्या, ESP जो है वो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोडियम होता है सॉइल में। ESP निकालने का एक फॉर्मूला भी है, कैसे निकालते हैं ESP, सोडियम लिखेंगे, ऊपर में सोडियम का कंसंट्रेशन लिखेंगे और नीचे में टोटल कैटायन, सोडियम एक कैटायन है तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम यानी कि सोडियम अपॉन में टोटल कैटायन इंटू 100, तो ESP निकल जाता है। और यूनिट निकालने की क्या होगी, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम पर सॉइल होगा। यूनिट आप भूल जाइए, आप ESP देखिए, ये याद रखना। क्रिटिकल लिमिट कितना होता है ESP का, 15। सैलाइन में 15 से कम, सोडिक में 15 से ज़्यादा, सैलाइन सोडिक में 15 से ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसका यूनिट होता है डेसी साइमन पर मीटर, और इसका क्रिटिकल लिमिट 4 होता है। सैलाइन में 4 से कम होगा, 4 से ज़्यादा होगा सैलाइन सॉइल में, एल्कलाइन सॉइल में 4 से कम होगा, और सैलाइन सोडिक या सैलाइन एल्कलाइन सॉइल में 4 से ज़्यादा होगा। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इसका क्रिटिकल लिमिट 13 होता है, सैलाइन सॉइल में 13 से कम होगा, सोडिक सॉइल में 13 से ज़्यादा होगा, और सैलाइन सोडिक में 13 से ज़्यादा होगा। तो इन तीनों सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट यही 4 पॉइंट है, पीएच, ESP, EC और SAR। इसको याद भी कर लेते हैं अभी। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सैलाइन सॉइल में सबसे पहले तो आपको ये क्रिटिकल लिमिट याद होना चाहिए कि पीएच का 8.5 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 है, ESP 15 है और SAR 13 है। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर आप देखें तो ये क्रिटिकल लिमिट से ज़्यादा है और बाकी तीनों क्रिटिकल लिमिट से कम है। सैलाइन सॉइल में सिर्फ ESP ज़्यादा है, बाकी सब क्रिटिकल लिमिट से कम है, याद हो जाएगा। ESP ज़्यादा है, बाकी सब कम है। सोडिक सॉइल में ESP कम है, उसके जस्ट उल्टा, इसमें ESP ज़्यादा है, इसमें ESP कम है, बाकी सब कुछ ज़्यादा है।
और सेलाइन एल्कलाइन में सब ज़्यादा है, चारों ज़्यादा हैं ये क्रिटिकल लिमिट से। तो होप आपको याद हो जाएगा, याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। लास्ट 2 पॉइंट बच गया है टेबल का, वो देख लेते हैं। टोटल सॉल्युबल सॉल्ट कितना होता है? 0.01% होता है सेलाइन सॉइल में, लेस देन 0.01% होता है एल्कलाइन में, और मोर देन 0.01% होता है सेलाइन एल्कलाइन में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो स्लाइटली लेस देन नॉर्मल सॉइल होता है इसमें। सेलाइन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है एल्कलाइन सॉइल में। और सेलाइन एल्कलाइन सॉइल में वेरिएबल होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी दोनों के बीच का है, तो बहुत ज़्यादा कम और कम के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें वेरिएबल लिख दिया जाता है। ये हमने यूएस सैलिनिटी के द्वारा दिए गए सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के तीनों ग्रुप के बारे में पढ़ लिया। हमने बोला है कि डिग्रेडेड अल्कली सॉइल के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, तो अब उसको देख लेते हैं। डिग्रेडेड अल्कली सॉइल को समझने के लिए हम इस रिएक्शन को देखते हैं। ये हो गया सॉइल का अपर लेयर और ये हो गया लोअर लेयर। अपर लेयर में हम देखते हैं सोडियम होगा और पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्ले बना लेगा और NaOH बनाएगा। हाइड्रोजन क्ले यानी कि ये कैसा हो गया? एसिडिक। एसिडिक क्ले सरफेस बन जाएगा, यानी कि सॉइल का अपर सरफेस कैसा हो गया? एसिडिक। ओके, और यहाँ NaOH जो बना, Na + OH और एक हाइड्रोजन इसका बच गया ना, यहाँ से हाइड्रोजन एक बचा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आके हाइड्रोजन क्ले बना लिया और सोडियम के साथ OH कंबाइन होके NaOH बना लिया। यह NaOH लीच डाउन होके नीचे के सरफेस पे आएगा, तो यहाँ नीचे आ गया NaOH लोअर सरफेस पे, और जो CO2 अवेलेबल है लोअर सरफेस में उसके साथ मिलके Na2CO3 बना लेगा। यह Na2CO3 अल्कलाइन नेचर का होता है। तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो चुका है, सॉइल के लोअर लेयर में आ गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिग्रेडेड अल्कली सॉइल। होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। रिएक्शन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। सॉइल के अपर लेयर पे सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्ले बनाता है और NaOH बना लेता है। यह NaOH लीच डाउन करके लोअर सरफेस पे जाता है, तो लोअर सरफेस पे NaOH CO2 अवेलेबल जो है वहाँ पे उसके साथ कंबाइन करता है और Na2CO3 बना लेता है। यह Na2CO3 अल्कलाइन नेचर का होता है। तो सॉइल का अपर सरफेस एसिडिक है और लोअर सरफेस अल्कलाइन है, तो इसी वजह से इसका नाम हो गया डिग्रेडेड अल्कलाइन सॉइल। अब याद भी हो गया होगा। अब लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कि हाउ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। हाउ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सैलाइन सॉइल कैसे अफेक्ट करता है। सैलाइन सॉइल का क्या इफेक्ट होता है प्लांट ग्रोथ पे। सबसे पहला तो यह सॉल्ट है तो ऑस्मोटिक इफेक्ट होगा। रूट के आसपास अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो ऑस्मोसिस यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, रूट से ही पानी को एब्जॉर्व कर लेगा और प्लांट में विल्टिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट डाई कर जाएगा। सॉइल में अगर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, सॉइल में सॉल्ट ज़्यादा है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो ऑस्मोटिक इफेक्ट हो गया, और दूसरा सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाएगा। न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाएगा। फ्लोकुलेशन हो जाएगा सॉइल में। सैलाइन सॉइल कैसा होता है? फ्लोकुलेटेड सॉइल होता है, यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया होता है। यह मेनली 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सैलाइन सॉइल के में प्लांट ग्रो कराने पे। अब हम देख लेते हैं एल्कलाइन सॉइल, या फिर उसी को हम लोग सोडिक सॉइल भी बोलते हैं। सोडिक सॉइल में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो जाता है? डिफ्लोकुलेशन का। डिफ्लोकुलेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। डिफ्लोकुलेशन क्यों होता है? क्योंकि एल्कलाइन या फिर सैलाइन सॉइल में क्या ज़्यादा है? सोडियम ज़्यादा है। सोडियम ज़्यादा होने की वजह से सॉइल पार्टिकल्स बिखर जाते हैं। सॉइल पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाती हैं। डिस्पर्स क्यों होती है? क्योंकि सोडियम का साइज़ ज़्यादा है। सोडियम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट रो में आता है, और जैसे हम पीरियोडिक टेबल में इस तरह से बढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट तो साइज़ कम होती जाती है। सोडियम चूँकि इधर है तो उसका साइज़ बड़ा होता है। होप आप लोग समझे होंगे इस बात को। तो सोडियम का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से सॉइल पार्टिकल्स में डिस्पर्जन हो जाता है, और इस वजह से सॉइल में डिफ्लोकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो कि प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है
सॉइल में सोडियम ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सोडियम ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दिस इज द सेकंड इशू इन द एल्कलाइन सॉइल। एंड द थर्ड इशू इज सैलाइन सॉइल का पीएच कितना होता है? एल्कलाइन सॉइल का ग्रेटर देन 8.5 होता है, अभी आपने देखा, यानी कि हाई पीएच होने की वजह से Fe, Mn, Zn एंड Cu इन जैसे आयंस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं एल्कलाइन सॉइल के। ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं सैलाइन सॉइल में प्लांट ग्रोथ कराने के, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली अच्छे से। आप लोग टेबल वाले पोर्शन को फिर से रिवाइज कर लेंगे। और हमने देख लिया फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन देख लिया, फॉर्मेशन कैसे होता है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल का, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल होता क्या है, और इसी के साथ अपना सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय।